सी प्रोग्रामिंग सीखने की सीरीज़ के इस वीडियो में आज हम प्रॉब्लम नंबर 38 को सॉल्व करेंगे। तो आज के इस वीडियो के लिए हमारे पास प्रॉब्लम है कि हमें एक सी प्रोग्राम लिखना है जो यूज़र द्वारा दिए गए नंबर को चेक करके बता सके कि यूज़र ने जो नंबर एंटर कराया है वो नंबर इवन है या ऑड है। लेकिन ये काम हमें करना है बाय यूजिंग बिटवाइज एंड ऑपरेटर। मतलब हमें बिटवाइज एंड ऑपरेटर का यूज़ करके ये चेक करना है कि यूज़र द्वारा दिया गया नंबर इवन है या ऑड है। तो इस काम को करने का जो लॉजिक है वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। हम इसे इन दो एग्जाम्पल के साथ बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक नंबर कंसीडर करते हैं 23। हमें कंप्यूटर को ये सिखाना है कि कैसे चेक करते हैं कि कोई नंबर इवन है या ऑड है। हालांकि हमको पता है कि ये नंबर ऑड है और ये नंबर इवन है, ठीक है, हमारे लिए बड़ी बात नहीं है। लेकिन हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में हम कंप्यूटर को सिखाना चाह रहे हैं कि कैसे चेक किया जाए कि कोई नंबर इवन है या ऑड है बाय यूजिंग बिटवाइज एंड ऑपरेटर। ठीक है, हम कंप्यूटर को सिखाना चाहते हैं। तो कंप्यूटर को सिखाने के लिए हम एक प्रोग्राम बना रहे हैं। उस प्रोग्राम में हम क्या करेंगे, कंप्यूटर को इनपुट देंगे एक डेसिमल नंबर और कंप्यूटर हमें बताए कि जो नंबर हमने इनपुट कराया है वो नंबर इवन है या ऑड है। तो सबसे पहले हम मान लीजिए कंप्यूटर को देते हैं कि नंबर 23। तो कंप्यूटर क्या करेगा, सबसे पहले उस नंबर को कन्वर्ट करेगा बाइनरी में। कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज ही समझता है, इसलिए हमारे द्वारा दिए गए सारे नंबर्स को सबसे पहले कन्वर्ट करता है बाइनरी में। हम भी कन्वर्ट कर सकते हैं इस डेसिमल नंबर को बाइनरी में। इस डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें डिवाइड करना पड़ेगा इस नंबर को 2 से। अगर हम इस नंबर को 2 से डिवाइड करते हैं तो 11 टाइम्स में ये नंबर जाएगा। 11 जो 22 होता है, रिमाइंडर बचेगा 1 है हमारा। फिर से हम क्या कर सकते हैं, जो 11 हमारा नंबर आया, जो हमारा भागफल आया, ठीक है, या क्वोशंट आया, इसको हम फिर से डिवाइड कर सकते हैं 2 से। 5 टाइम्स में जाएगा, 2 5 जो 10, रिमाइंडर हमारा 1 बचेगा। फिर से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं 2 से, 2 2 जब 4, रिमाइंडर 1। और उसके बाद में हम फिर से डिवाइड कर सकते हैं 2 1 जो 2, रिमाइंडर 0। और उसके बाद में हम एक बार और डिवाइड कर सकते हैं जब तक कि हमें भागफल में 0 न मिल जाए और ये रिमाइंडर आ जाएगा 1। ठीक है, क्योंकि 2 0 0, रिमाइंडर आ जाएगा 1। तो हम इस जो हमारा राइट हैंड साइड में, इसको हम नीचे से ऊपर लिख देंगे 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1। ठीक है, ये देखिए ये हमारा 23 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, बाइनरी में हम 23 को इस तरीके से लिखते हैं। ये जो हमने शुरू में 3 0 अपेंड किए हैं, ये बस हमने इसलिए किया है क्योंकि हम इसको 1 बाइट में लिखना चाह रहे हैं, 1 बाइट में लिखना चाह रहे हैं, इसलिए हमने शुरू में 3 0 अपेंड कर दिए ताकि ये पूरा ये बाइनरी नंबर 8 बिट का हो जाए। ठीक है, 8 बिट का हो जाए। 8 बिट मतलब 1 बाइट। ठीक है, तो सबसे पहले कंप्यूटर क्या करेगा, डेसिमल को कन्वर्ट करेगा बाइनरी में। बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद कंप्यूटर क्या करेगा कि इस नंबर को बिटवाइज एंड करेगा 1 के साथ में। ठीक है, ये लॉजिक हम कंप्यूटर को बताएंगे, कंप्यूटर को नहीं पता। हम सी प्रोग्राम लिखेंगे, सी प्रोग्राम के जरिए हम कंप्यूटर को ये लॉजिक लिखेंगे, कंप्यूटर को बताएंगे कि ऐसा करना है। तो कंप्यूटर क्या करेगा, इस बाइनरी नंबर का बिटवाइज एंड करेगा 1 के साथ में। तो मैं करता हूँ बिटवाइज एंड 1 के साथ में। तो 1 को हम डेसिमल में भी ऐसे ही लिखते हैं और बाइनरी में भी ऐसे ही लिखते हैं। ठीक है, तो 1 लिख दिया हमने, लेकिन इस 1 को हम 8 बिट में लिख देते हैं। तो 8 बिट में लिखने के लिए हमें शुरू में जीरोज अपेंड करने पड़ेंगे। ठीक है, अगर हम शुरू में 0 अपेंड करते हैं तो उससे हमारे वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब हम क्या करना चाह रहे हैं, ये हमारा ऊपर जो लिखा है ये हमारा है 23, ये 23 लिखा हुआ है, और जो नीचे हमने लिखा है ये 1 लिखा हुआ है। ठीक है, ये 1 लिखा है और ऊपर ये 23 लिखा है। हम दोनों का क्या कर रहे हैं, बिटवाइज एंड कर रहे हैं। बिटवाइज एंड करने के लिए ट्रूथ टेबल बना हुआ है। ट्रूथ टेबल में हम देख सकते हैं कि जब 1 1 होगा तो 1 होगा, बाकी अगर 0 होगा किसी भी इनपुट में तो आउटपुट हमारा 0 होगा। तो यहाँ पे जो पहला इनपुट, जो पहला बिट है जिसको हम LSB कह रहे हैं, ये दोनों, तो जब ये दोनों 1 1 है तो हमें आउटपुट में 1 मिलेगा और बाकी सारे केसेस में हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो मैं 0 लिख देता हूँ। तो ओवरऑल ये वैल्यू हो जाएगी पूरी की पूरी 1। तो इसका मतलब ये हुआ नंबर जो कि 23 था उसको जब हमने बिटवाइज एंड किया 1 के साथ में तो हमें क्या मिल गया, हमें 1 ही मिला। तो अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, ये जो कंडीशन लिखी है ये ट्रू हो जाती है, तो इसका मतलब ये नंबर क्या है, ऑड है।
ओके। तो इसलिए 23 क्या है, ऑड है। तो इस तरीके से हम कंप्यूटर को सिखा सकते हैं कि कैसे चेक करें कि कोई नंबर ऑड है। उसके बाद मान लीजिए हम कंप्यूटर को एक और नंबर देते हैं 34। अब कंप्यूटर को चेक करना है कि ये नंबर इवन है कि ऑड है। तो इसके लिए कंप्यूटर क्या करेगा, नंबर का बिट वाइज एंड करेगा 1 के साथ में। तो हम भी कर देते हैं, नंबर हमारा 34 ऊपर लिखा हुआ है और हम नीचे कर देते हैं 1। ठीक है, 1 को हम 8 बिट में लिख देते हैं। 8 बिट में लिखने के बाद हम क्या करते हैं, दोनों का बिट वाइज एंड कर देते हैं। दोनों का बिट वाइज एंड करेंगे तो हम ट्रूथ टेबल में देख के समझ पा रहे हैं कि जब दोनों ही बिट 1 होंगी तभी आउटपुट में 1 होगा, लेकिन यहाँ पे दोनों बिट कहीं पे भी एक साथ 1 नहीं है। तो इस 0 1 का 0 हो जाएगा, 1 0 का 0, 0 0 का 0, 0 0 0, 1 0 का 0 0 और 0। ठीक है, इस तरीके से हमें पूरा 0 मिलेगा। तो आउटपुट में क्या आ गया, ये 0 आ गया। ठीक है, ये पूरा चाहे हम 8 बार 0 लिखें चाहे एक बार 0 लिखें वो 0 ही होता है। ओके, तो इस तरीके से जब हमने 34 का बिट वाइज एंड किया तो हमें आउटपुट में 0 मिला। मतलब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि 34 का हमने बिट वाइज एंड किया 1 के साथ में, तो हमें क्या मिल गया, हमें 0 मिल गया। ये कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो मतलब नंबर क्या है, नंबर इवन है। ओके, तो इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं कि यूज़र ने जो नंबर दिया है वो इवन है या ऑड है। ठीक है, उसका LSB, और हम शॉर्टकट भी ये है कि उसका LSB अगर 1 है, जैसे कि हम यहाँ देख पा रहे हैं, ये हमारे लिए है कि हम देख पा रहे हैं ना कि इसका LSB 1 है तो मतलब नंबर ऑड है, और इसका LSB अगर 0 है तो नंबर क्या है, इवन है। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने VS कोड में और देखते हैं कि इस लॉजिक को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम C में प्रोग्राम किस तरीके से लिख सकते हैं। तो मैंने अपना VS कोड ओपन कर लिया है और अपने VS कोड में वो कोड लिख लिया है जो हमारी आज की इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। लेकिन इस कोड को समझने से पहले मैं रन करके दिखा देता हूँ कि हमारा ये कोड किस तरीके से हमें आउटपुट दे रहा है। तो जैसे ही मैंने प्रोग्राम को रन किया तो सबसे पहले मुझे मैसेज मिला कि प्लीज़ एंटर अ नंबर। तो सबसे पहले वही 23 में एंटर कराता हूँ, तो हमें आउटपुट में मिलेगा 23 इज़ एन ऑड नंबर। एकदम सही है। उसके बाद मैं प्रोग्राम दोबारा रन करूँगा। दोबारा रन करने के बाद मैं इनपुट देता हूँ 34 और फिर मैंने एंटर प्रेस किया तो मुझे आउटपुट मिला 34 इज़ एन इवन नंबर। तो हमारा प्रोग्राम एकदम सही काम कर रहा है। तो इस प्रोग्राम को अब हम समझ लेते हैं कि प्रोग्राम हमारा किस तरीके से काम कर रहा है। तो इस प्रोग्राम में सबसे पहले हमने इंक्लूड किया है stdio.h को, ठीक है, जो कि हमारी हेडर फाइल है जिसको हमें हर प्रोग्राम में, हर C प्रोग्राम में इंक्लूड कराना जरूरी है, क्योंकि इसका फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। मतलब जो हमारा प्रिंटफ और स्कैनफ फंक्शन है उसका डिक्लेरेशन इसी हेडर फाइल के अंदर मौजूद है। तो अगर हमें अपने प्रोग्राम में प्रिंटफ और स्कैनफ को यूज़ करना है तो हमें इस हेडर फाइल को अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करना ही पड़ेगा। इंक्लूड करने के बाद हमने लिखा मेन फंक्शन, क्योंकि हर C प्रोग्राम का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो मेन फंक्शन ही होता है, मतलब जो स्टार्टिंग फंक्शन होता है। अगर हमारे प्रोग्राम में बहुत सारे फंक्शन है तो हमारा कंपाइलर सबसे पहले ढूंढेगा मेन फंक्शन को और वहीं से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। मेन फंक्शन के अंदर हमने एक वेरिएबल बनाया नम नाम का, और नम नाम का वेरिएबल किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का है। मतलब नम में हम इंटीजर टाइप की वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद में हमने क्या किया, हमने यूज़र को मैसेज दिखाया कि प्लीज़ एंटर अ नंबर। जैसे कि हमने अभी प्रोग्राम जब रन किया था तो हमने ये मैसेज देखा था कि प्लीज़ एंटर अ नंबर। ये मैसेज इसी लाइन की वजह से आया है। उसके बाद में हमने नंबर एंटर कराया था, तो नंबर एंटर कराने के लिए हमें ये स्कैनफ फंक्शन लिखना पड़ेगा। अगर ये स्कैनफ फंक्शन नहीं लिखते हम तो हम इस नंबर को एंटर नहीं करा पाते। तो इस नंबर को एंटर कराने के लिए, इस नंबर को इनपुट कराने के लिए हमें स्कैनफ फंक्शन लिखना पड़ेगा। स्कैनफ फंक्शन में हम दो चीज़ें लिखते हैं, फॉर्मेट स्पेसिफायर और वो वेरिएबल जिस वेरिएबल में हमें इस वैल्यू को स्टोर करना है। तो ये फॉर्मेट स्पेसिफायर %d है, क्योंकि जो नंबर हमें स्टोर करना है वो इंटीजर टाइप का है और हम इस नंबर को नम नाम के वेरिएबल में स्टोर करना चाहते हैं, इसलिए हमने m%num लिखा हुआ है। ठीक है, इसके बाद में ये हमारी लाइन है प्रिंटफ वाली, जहाँ पे हमारा सारा काम हो रहा है, जहाँ पे हमारा कंप्यूटर जो है डिटरमाइन कर रहा है कि कोई नंबर इवन है या ऑड है। तो इस लाइन को थोड़ा डिटेल में समझते हैं लिखकर। तो इस लाइन को मैं क्या करता हूँ, कॉपी करके अपने माइक्रोसॉफ्ट वाइट बोर्ड में पेस्ट कर लेता हूँ, ताकि हम उसको लिख के डिटेल में ड्राई रन करके समझ सकें कि ये लाइन हमारी किस तरीके से एग्जीक्यूट हो रही है। तो जैसे ही हमारे प्रोग्राम को नम की वैल्यू मिल जाएगी, मतलब जैसे ही हमारे प्रोग्राम ने हमसे नम की वैल्यू मांगी और हमने
अपने प्रोग्राम को नम की वैल्यू दे दी, मान लीजिए हमने अपने प्रोग्राम को नम की वैल्यू दी 23, तो उसके बाद में हमारे प्रोग्राम में ये लाइन एग्जीक्यूट होगी जो कि मैंने अपने प्रोग्राम से यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया है। अब इस लाइन में क्या बोल रहा है, इस लाइन में प्रिंट करने के लिए बोल रहा है। तो प्रिंट क्या होगा, ये जो डबल कोट्स में लिखा है ये प्रिंट होगा। ठीक है, डबल कोट्स में क्या लिखा है, सबसे पहले स्लैश एन मतलब कि नेक्स्ट लाइन में जो भी मैसेज है प्रिंट होगा सब। उसके बाद है परसेंटेज डी मतलब कि कॉमा के बाद जो पहला वेरिएबल होगा, तो कॉमा के बाद पहला वेरिएबल क्या है, नम, मतलब नम की वैल्यू, मतलब 23 इज एन परसेंटेज एस। अब परसेंटेज एस की वैल्यू कहाँ से मिलेगी, परसेंटेज एस की वैल्यू मिलेगी यहाँ से। और यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है कंडीशनल ऑपरेटर, यहाँ पे हमारा कंडीशनल ऑपरेटर है। कंडीशनल ऑपरेटर जैसे कि हमें पता होता है कि कंडीशनल ऑपरेटर में 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट ये क्वेश्चन मार्क के पहले, दूसरा पार्ट ये वाला, और तीसरा पार्ट ये कॉलन के बाद में। ठीक है, पहले पार्ट में हम क्या करते हैं, कंडीशन चेक करते हैं। तो यहाँ पे कंडीशन चेक हो रही है। कंडीशन क्या चेक हो रही है कि नम बिटवाइज एंड 1 की वैल्यू क्या होगी। तो नम बिटवाइज एंड 1 की वैल्यू हमने यहाँ पे कंप्यूट की थी। यहाँ पे 23 नम की वैल्यू 23 है, हमने 1 के साथ बिटवाइज एंड किया था, तो हमने देखा था कि इसकी वैल्यू क्या आई है, 1 आई है। ठीक है, वैल्यू क्या आई है, 1, मतलब कि इस पूरे की वैल्यू क्या आई है, इस पूरे की वैल्यू आई है 1। तो 1 मतलब ट्रू, 1 मतलब हुआ ट्रू, कंडीशन ट्रू मतलब कि जो पहला स्टेटमेंट है इस क्वेश्चन मार्क के बाद वो एग्जीक्यूट होगा, मतलब कि परसेंटेज एस की जगह प्रिंट होगा, क्या प्रिंट होगा, ये जो डबल कोट्स के अंदर लिखा है ऑड, ये प्रिंट होगा। ठीक है, तो मतलब प्रिंट होके आएगा ऑड, फिर उसके बाद में नंबर, मतलब कि 23 इज एन ऑड नंबर, ये प्रिंट होके आएगा जब हमारा इनपुट में होगा 23। उसके बाद मान लीजिए हमने प्रोग्राम दोबारा रन किया और इस बार इनपुट में हमने दिया दूसरा नंबर जो कि है 34 मिलने के बाद हमारी ये लाइन एग्जीक्यूट होगी और इस लाइन में सबसे पहले परसेंटेज डी का मतलब हो जाएगा 34, जैसे कि हमने समझा था इस नम की वैल्यू। उसके बाद लिख के आएगा इज एन, फिर परसेंटेज एस, और परसेंटेज एस की वैल्यू कंप्यूट करने के लिए हमें जाना पड़ेगा किसके पास में, इस कंडीशनल ऑपरेटर के पास जाना पड़ेगा। और इस कंडीशनल ऑपरेटर में सबसे पहले हमें एग्जीक्यूट करना पड़ेगा इस वाले इक्वेशन को या इस वाले स्टेटमेंट को। इसमें क्या कहा गया है कि जो नंबर है उसका बिटवाइज एंड करिए 1 के साथ में। तो हमने किया था, हमने अभी जब इस वीडियो को शुरू किया था तो हमने ये देखिए यहाँ पे 34 का 1 के साथ में बिटवाइज एंड किया था और हमें आउटपुट मिला था क्या, 0 मिला था। तो इस नम बिटवाइज एंड 1 का जो आउटपुट होगा वो क्या होगा, 0 होगा। और 0 मतलब क्या हुआ, फॉल्स हुआ। फॉल्स मतलब ये हुआ कि अब इस कंडीशन के फॉल्स होने के बाद ये वाला स्टेटमेंट नहीं, ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, जैसे कि हमने पिछले वीडियोस में समझा था कि कंडीशनल ऑपरेटर किस तरीके से काम करता है। जब कंडीशन ट्रू होती है तो ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है, कंडीशन फॉल्स होने पर ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है। तो अभी फ़िलहाल कंडीशन फॉल्स हुई है तो हम जाएंगे और यहाँ पे परसेंटेज एस की जगह प्रिंट होके आएगा इवन नंबर। तो इस तरीके से ये हमारा स्टेटमेंट काम कर रहा है और आइडेंटिफाई कर रहा है कि यूज़र द्वारा दिया गया नंबर इवन नंबर है या ऑड नंबर है। तो ये हमारा प्रोग्राम हुआ। इस लाइन के बाद रिटर्न 0 वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी और हमारा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन जो है वो समाप्त हो जाएगा और हमारा प्रोग्राम जो है ये सक्सेसफुली चेक करके बता देगा कि यूज़र ने जो नंबर दिया है वो इवन है या ऑड है बाय यूजिंग बिटवाइज एंड ऑपरेटर। तो इस तरीके से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको इस प्रोग्राम में इस वीडियो में कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट वीडियो में जब हम मिलेंगे तो हम इस वीडियो सीरीज़ की नेक्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।